नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये लॉज क्या है और इनको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट as far as these laws are concerned. So first law is law of conservation of mass. This law says that matter can neither be created or destroyed. किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान जो मैटर है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या हमारे पास कोई भी एक जो सब्सटेंस है केमिकली हम उसको दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस की हम मेनली बात यहां पर करेंगे। केमिकल रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, रिएक्टेंट्स का जो मास है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स में बदल जाता है, या प्रोडक्ट्स का जो मास बनेगा वो रिएक्टेंट्स के मास के बराबर बनेगा। और इस चीज को, इस फैक्ट को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या एक बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है। तो इस प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, एक एच शेप ट्यूब लेंगे, ठीक है, या एच शेप ग्लास का एपरेटस है, हमने इसमें यहां पर दिखाया है, ठीक है। इसमें हमारे पास इधर ये कि हमारे पास एक ट्यूब है, दूसरी ट्यूब है, इनको बीच से यहां से जोड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से हमने, राइट। और ये किसने, ये जो सिंपल ग्लास एपरेटस है ये लैंडोल्स ने हमें दिया था। और ये क्या है? ये लैंडोल्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसको बोलते हैं। कि लैंडोल्स ने एक सिंपल प्रैक्टिकल से कैसे इस लॉ को प्रैक्टिकली वेरीफाई किया। उसने क्या किया है, एक नॉन वेट लिया किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, पानी के अंदर, और इसमें एक नॉन वेट मिला दिया हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, और क्या बना यहां पर AgCl सॉलिड बना, साथ में क्या बनता है सोडियम नाइट्रेट एक्वस। तो यहां पर हमने क्या है, एक ट्यूब में क्या लेते हैं, नॉन वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, नॉन वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो दोनों का वेट हमें पता है, लेट्स से द वेट इज W1 ग्राम, राइट, रिएक्टेंट्स का वेट है ये। फिर क्या है, हम इस ट्यूब को, ठीक है, इस ग्लास से उल्टा कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, बिल्कुल उल्टा ऐसे, और इसको हिलाएंगे और ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में मिक्स कर जाते हैं। और मिक्स करने पर ये आयनिक रिएक्शंस होगी। ये देखिए, सोडियम पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयंस पहले से पड़े हुए हैं सॉल्यूशंस के अंदर, ये मिलेंगे, या फिर क्या मिलेगा, AgCl सॉलिड बन जाएगा। ये सॉलिड यहां पर घुलता नहीं है। तो यदि किसी रिएक्शन के दौरान क्या है, अनडिसॉल्व्ड मास बनता है, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट। तो यहां से AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और द रिएक्शन इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेसिकली इट इज एन आयनिक रिएक्शन। वो जल्दी होती है रिएक्शन, ये रिएक्शन पूरा करेंगे, फिर बाद में क्या यहां से रिएक्शन मिक्सचर को जो हमारा बना है, जो प्रोडक्ट्स है, इस ट्यूब को वे करके हम क्या है, प्रोडक्ट्स का वेट निकाल लेंगे W2 ग्राम, ठीक है। तो W2 ग्राम जो हमारे पास वेट है प्रोडक्ट्स का, दैट इज फाउंड टू बी इक्वल टू W1 ग्राम, W2 इज इक्वल टू W1। मतलब ये दोनों वेट बराबर है। W1 क्या है, रिएक्शन करने से पहले रिएक्टेंट्स का वेट है, W2 क्या है, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट्स का वेट है, दोनों वेट बराबर है। इसमें क्या हुआ, लॉ इज वेरीफाइड। रिएक्शन के दौरान क्या है, जितना हमने इनका दोनों का वेट लिया था वो पूरा का पूरा वेट क्या है, इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। ना वेट बढ़ता है ना घटता है। इसका क्या हुआ, नाइदर द मास इज लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है, ना तो ये मास यहां पर क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। नंबर 2 इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। मतलब एक कंपाउंड क्या है, हमेशा हम यहां पर बाइनरी कंपाउंड की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सिंपल कंपाउंड है, हमेशा उन्हीं एलिमेंट्स से बनेगा और उन एलिमेंट्स के बीच में क्या है, हमेशा वही अनुपात होगा। तो यहां से हम जो कंपाउंड ले रहे हैं दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज जो हमारे पास दूसरा लॉ है हम इसको वेरीफाई करते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो हम ये कंपाउंड लेंगे कॉपर ऑक्साइड, राइट,
इसको हम क्या करेंगे, कॉपर को ऑक्साइड क्या करेंगे, ऑक्साइड करेंगे, क्या बन जाएगा, दैट इज 2CO, क्या बना दिया, कॉपर 2 ऑक्साइड बनाया। फिर इसी कंपाउंड को दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये कंपाउंड है दैट इज कॉपर कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे, ऐसे क्या बनेगा, CO प्लस CO2। So we are preparing the cupric oxide, means same compound by 2 different methods। दो अलग अलग तरीकों से हमने क्या ये कंपाउंड बनाया। क्या करेंगे, इसका एक ग्राम लेंगे पहले से ऐसे ही CO प्लस, और इसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देंगे, कॉपर यहां पर लेगा 1 ग्राम लिया, ये बनेगा यहां पर वाटर। फिर यहां से जो हमने ये लिया था, तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉपर मेटल बनी है इसका वेट निकाल लेते हैं, दैट इज 0.8 ग्राम ना, 1 ग्राम CO लेके हमने उसको रिड्यूस किया, और वहां पर क्या हमें 0.8 ग्राम क्या मिल गया, कॉपर मेटल। तो इसमें क्या है, 0.2 ग्राम क्या ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कॉपर एंड ऑक्सीजन 0.8 0.2, तो ये 4:1 के रेशो में है। क्यूप्रिक साइड में दो एलिमेंट्स हैं, कॉपर एंड ऑक्सीजन, तो दोनों ही है, यहां पर भी हुई है, यहां पर भी हुई है, इसकी जो कंपोजिशन कांस्टेंट है। नंबर 2, ठीक है, दोबारा इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसका भी 1 ग्राम लेंगे, और यहां से क्या लेंगे, ये कॉपर मेटल बनेगी, तो दोबारा फिर क्या, कॉपर यहां पर क्या है 0.8 ग्राम एंड ऑक्सीजन 0.2 ग्राम। तो दोनों कंपाउंड्स में कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 4:1 का है। इसका मतलब क्या होगा, इन बोथ सैंपल्स ऑफ cupric oxide, copper and oxygen are present in the same ratio 4:1. It means its composition is constant and ratio between the weights of elements is also constant, वो भी चेंज नहीं करता है। Now third हमारे पास क्या हो गई है, that is law of multiple proportions है यहाँ पर, law of multiple proportions। तो इसमें ये कह रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में कि दो एलिमेंट्स है हमारे पास, यही है दैट इज कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो जब ये मिलते हैं, कई बार ये 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बना देते हैं ना। क्या कह रहे हैं कि बहुत से 2 एलिमेंट्स हैं अलग अलग, जब उनको मिलाते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक कंपाउंड बनाते हैं। कई बार क्या 2 कंपाउंड बना देंगे अलग अलग, कई बार 3 बना देंगे, कई बार 4 बना देंगे। तो यहाँ पर जब ये दोनों मिलते हैं, एक कंपाउंड तो ये बनता है, ठीक है, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड है ये, कॉपर 1, इसमें कॉपर की वैलेंसी 1 है। दूसरा जब मिलाएंगे इसको, ये क्या बनेगा, CuO, दैट इज कॉपर 2 ऑक्साइड। दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। अब देखिए प्लीज हम क्या करते हैं, यहां पर इसका 1 ग्राम लेंगे, Cu2O, राइट, 1 ग्राम लिया, इसको रिड्यूस करेंगे, कॉपर प्लस H2। इसका भी दूसरे वाले का भी क्या है, जैसे CuO अलग कंपाउंड है, इसका 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम लिया, यहां पर क्या ये बनेगा कॉपर प्लस H2। यहां पर हमें क्या मिलता है, 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम क्या है, कॉपर मिलेगा यहां पर। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, देखिए प्लीज ऑक्सीजन कितना है इसमें, 0.2 ग्राम। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और देखिए प्लीज, क्यूप्रिक ऑक्साइड मीन्स कॉपर 2 ऑक्साइड CuO, राइट। यहां पर लीजिए कॉपर कितना है, 0.8 है, ऑक्सीजन कितना है, 0.2 है, दोनों मिक्स में से क्या है, 4 और 1 का अनुपात है। दूसरा हमारे पास क्या है, CO2 है। तो प्रैक्टिकली देखिए यहां से क्या, ये 1 ग्राम लिया था, इसमें हमें क्या मिलेगा, दैट्स 0.8889 ग्राम, ये हमारे पास क्या है, कॉपर मिला। तो जो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 0.111 है ना ग्राम। ये प्रैक्टिकल है। फिर हम कैलकुलेशन करके पता करते हैं बाय कैलकुलेशन कि यदि यहां पर इस कंपाउंड में कॉपर कितना है, 0.8 है, ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली इतना आया कि अगर कॉपर इतना है तो ऑक्सीजन इतना है, अगर कॉपर इतना है तो ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, तो ये आएगा 0.1 ग्राम। यहां पर अनुपात क्या है, ठीक है, कितना है ये, ओके। अब क्या होगा, दोनों कंपाउंड्स में हमने कॉपर का वेट बराबर कर लिया, कितना, 0.8। ऑक्सीजन, और यू कैन से 2 different weights of oxygen are combining with the same weight of copper, 0.8 gram, and
and the ratio between these two different weights of oxygen is 1 to 2. ये कहता है कि यदि दो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलकर के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनमें से एक एलिमेंट का वेट हम बराबर रखेंगे, दूसरा जो एलिमेंट है या दूसरा जो एटम है उसके वेट्स अलग अलग आएंगे दोनों कंपाउंड में, तीनों कंपाउंड में, और उन वेट्स के बीच में क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो यहां से हम इसको ऐसे प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ जिसमें फोर्थ हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इसको हम यहां पर डिफाइन कर देते हैं सिर्फ। ठीक है, लेट्स डिफाइन इट एंड एक्सप्लेन इट एंड वी कैन वेरीफाई इट इन सम न्यूमेरिकल। प्रैक्टिकली क्या हम इसको किसी न्यूमेरिकल में वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स डिफाइन द फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स। तो हमारे पास ये यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं। यहां से मिलेगा तो क्या बनता है, ये मीथेन बनता है, यहां से मिलता है तो CO2 बनता है। हम सबसे स्टेबल और सबसे नेचुरल कंपाउंड लेंगे किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, जो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, वो हम यहां पर ले रहे हैं। यहां पर H2 है। देखिए यहां पर जो ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इनका जो वेट है वो 2 16 का मतलब क्या है, 1 और 8 के अनुपात में यहां पर ये कंबाइन कर रहे हैं। These two are combining in the ratio of 1 to 8। अभी क्या बोल रहे हैं कि जब ये यहां पर देखिए दोनों तीसरे एलिमेंट के एक बराबर वेट से कंबाइन करेंगे, तो जैसे यहां पर जो तीसरा एलिमेंट है कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, दैट्स CO2, इसमें ये 12 है, राइट, और जो आपका ये मीथेन है यहां पर ये कार्बन 12 है। अब क्या मिलेंगे यहाँ पर, ऑक्सीजन का वेट आएगा, यहां पर देख लीजिए ऑक्सीजन किसमें आएगी, दैट इज NCO2, दैट इज 32, यहां पर नहीं है ये, ठीक है, मीथेन में। फिर हमारे पास जो हाइड्रोजन का वेट है यहां पर नहीं है, और यहां पर कितना है मीथेन में, ये 4 है। So these are two different weights, please mind it, these are two different weights of hydrogen and oxygen which are combining with the same weight of carbon in these two compounds. The ratio between these two weights, that is HO 4 and 32, that is 1 to 8। कार्बन के बराबर वेट से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो डिफरेंट वेट कंबाइन करते हैं उनके बीच का जो अनुपात है ये 1:8 का अनुपात है। ये वही अनुपात है जिसमें ये खुद कंबाइन करते हैं। तो ला क्या बोल रहा है ये कि द रेशियो बिटवीन द डिफरेंट वेट्स ऑफ दीज टू एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन विद सेम वेट ऑफ कार्बन is similar or equal to that ratio in which they combine themselves। तो जिस अनुपात में ये खुद कंबाइन करते हैं, इनके डिफरेंट वेट्स में यहां पर वही अनुपात होगा या इसका होल नंबर मल्टीपल होगा। Please let's see the second example with the help of which we can explain the law of reciprocal proportions। So these are 3 elements, sulfur, hydrogen, oxygen, right? And these are very very stable and common compounds of these 3 elements. Here again the ratio is 1 to 8। Okay, and let's see the weight of sulfur in both these compounds। कि हमारे पास दोनों compounds हैं, यहाँ पर देखिए weight of sulfur H2S, that is weight of sulfur 32 and SO2 again 32, clear? H2S weight of hydrogen, that is 2, no hydrogen here, okay,
in SO2 in oxygen 32 it is again that is 32. Clear? You see please H2S में हमारे पास क्या है सल्फर देखिए यहाँ पर एक है 32 है बाकी यहाँ पर और हमारे पास SO2 में भी सल्फर 32 है तो सेम वेट है यहाँ पर ये सेम वेट है किसका सल्फर का हाइड्रोजन यहाँ पर देख लीजिए प्लीज 2 है राइट और यहाँ पर हमारे पास क्या देख लीजिए ऑक्सीजन क्या है दैट इज 32 so ratio between these two weights that is 2 to 32 that is 1 to 60 यहाँ पर क्या देख लीजिए प्लीज यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो से क्या है डबल है होल नंबर मल्टीपल है अपनी वेट का यहाँ पर जो उसका वेट है होल नंबर मल्टीपल है मतलब क्या होगा यहाँ पर जिस रेशो में ये खुद कंबाइन करते हैं 1:8 तो यहाँ पर भी इनके वेट में यही रेशो होगा कितना 1:8 का होगा या क्या होगा इसमें कि एक 16 का होगा एक 24 का होगा ऐसे कुछ भी होगा बस होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस ऐसे हम कह सकते हैं एंड दिस इज द लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस ओके फ्रेंड्स नमस्कार